तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले एक्सरे होता क्या है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सरे फोटॉन्स है। क्या है? एक्सरेज आर फोटॉन्स। ये वही ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसी में ये एक्सरे आता है। आप इसकी लोकेशन अगर याद करो, इसके लिए भी अपन ये फोटोन की थ्योरी लगा सकते हैं। आप इसकी ईएम स्पेक्ट्रम में आप अगर इसकी लोकेशन याद करो तो सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक होता है वो गामा होता है। गामा के बाद एक्सरे होता है, उसके बाद यूवी होता है, फिर अपना विजिबल होता है, फिर यहाँ पे इंफ्रारेड होता है, फिर यहाँ पे माइक्रोवेव होता है और फिर यहाँ पे रेडियो वेव होता है। ये अपना पूरा ईएम स्पेक्ट्रम जो है इधर से इधर तक जाते हैं, नीचे से ऊपर, तो एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी इंक्रीजेस तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, लैम्डा डिक्रीजेस, है ना। तो ये हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स है। ईएम स्पेक्ट्रम में गामा और यूवी के बीच आता है ना। और ये हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स होते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी किस ऑर्डर की होती है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। इट्स एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, आप अगर सोच के देखो तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं अपन 12400 अपॉन लेमडा। तो लेमडा कितना आएगा? 12400 अपॉन ई। तो अगर वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब नीचे कुछ हजार की टर्म है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो लगभग, लोग आप देखोगे तो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम मानते हैं। इस बीच की वेवलेंथ जो होती है उसे एक्सरे कहा जाता है। कुछ जगहों पे आप इसे 100 भी लिखा हुआ देखोगे कि 100 एंगस्ट्रॉम तक लिखा होता है। जनरली इसको अपन हार्ड एक्सरे मानते हैं। हार्ड एक्सरे मतलब मोर एनर्जी, एनर्जेटिक एक्सरे। कुछ 100 से 200, ये 10 से 100 वालों को भी मानते हैं, उसको सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं। सॉफ्ट एक्सरे मतलब उनकी एनर्जी कम होती है ना। तो एक्सरेज क्या है? सबसे पहले ये ईएम स्पेक्ट्रम में गामा और यूवी के बीच आते हैं। ये फोटॉन्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर ईएम वेव को अपन फोटोन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कुछ इस ऑर्डर की होती है, मतलब एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम के बीच बीच में। तो ये इनकी एनर्जी और इसके बारे में कुछ कहानी है ना। एक्सरे क्यों कहा गया? क्योंकि इसका नाम पहले पता नहीं था, अननोन टाइप के रेडिएशंस थे, इसीलिए इसको एक्सरे नाम दे दिया गया। ठीक है। इसको कई बार रॉन्गटन रेज भी बोलते हैं क्योंकि रॉन्गटन ने इसका पता लगाया था। इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड रॉन्गटन रेज क्योंकि रॉन्गटन ने इसका पता लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सरे को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। हाउ एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड। तो अपन एक इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे जो अपने कोर्स में है, बस इसके बारे में जानेंगे बेसिक बेसिक बातें। क्या ये मेथड? दैट इज द कूलिज ट्यूब मेथड, है ना। कूलिज मेथड है, बहुत ध्यान समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। इस मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन जैसी चीज है, ऐसा मान लो कि दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सरे को प्रोड्यूस करने के बारे में मैं बेसिक थ्योरी आपको बताऊं तो जो बेसिक थ्योरी है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे की, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे की जो सबसे बेसिक थ्योरी है वो ये कहती है कि इफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स strike a heavy metal surface, if high energy electrons strike a heavy metal surface या target, photons of x-ray, photons of x-ray are emitted। x-ray के फोटोन emit होते हैं।
अगर हम एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हैवी मेटल टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे के फोटोन इमिट होते हैं। क्यों होते हैं ये आगे सीखेंगे, मैकेनिज्म क्या है। अभी अपन सीख रहे हैं उसका सेटअप, कि सेटअप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो सेटअप में क्या होता है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसमें एक फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट में फिलामेंट करंट फ्लो कराते हैं एंड ड्यू टू थर्माइनिक इमिशन यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ सामने एक मेटल टारगेट है, यही वो मेटल टारगेट है जिसकी हम बात कर रहे थे। दिस इज द मेटल टारगेट। मेटल टारगेट मतलब जिसको ये हिट करेगा, है ना। सामने ये मेटल टारगेट लगाते हैं और मेटल टारगेट और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपन क्या करते हैं कि ये एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो बहुत ही स्लो था, उसको मैंने किलो वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। बेटा अभी रुक तो जाओ, अभी रुक जाओ, पहले पढ़ाने दो मुझे, है ना। तो वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ स्ट्राइक करता है। ये एनर्जी कहां से आई, तो ये इलेक्ट्रॉन निकले, मैंने उसको यहां से एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पे फाइनली स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो स्ट्राइक करता है तो यहाँ से एक विंडो होती है, उस विंडो से अपने को एक्सरे के फोटोन मिलते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट प्रोड्यूस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे वाटर का कूलेंट का सिस्टम होता है। तो बेसिक सी कहानी ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें फिलामेंट में अपन करंट फ्लो कराते हैं, फिलामेंट करंट फ्लो होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है, यहाँ जो अपन सिस्टम लगा के रखते हैं, और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस मेटल टारगेट को हिट करता है, और मेटल टारगेट को हिट करने से यहाँ से हमें एक्सरे के फोटोन्स मिलते हैं जो यहाँ इस विंडो से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट मिलती है इसीलिए यहाँ पे हमें कूलेंट का सिस्टम रखना पड़ता है। ये बेसिक सा सेटअप है ना। फिर मान लो हमें ज़्यादा फोटोन चाहिए, हमें एक्सरे के ज़्यादा फोटोन चाहिए, तो ज़्यादा फोटोन है तो हमें यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा फोटोन्स मिले, ज़्यादा एक्सरे मिले, तो उसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब यहाँ पे फिलामेंट करंट ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे ये फिलामेंट करंट अपन बढ़ाते हैं, तो एज फिलामेंट करंट इंक्रीजेस, number of electron increases, hence number of photons of x-ray increases, और एक्सरे का नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने का मतलब है एक्सरे की इंटेंसिटी का बढ़ना, है ना। तो कहते हैं इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं एक्सरे की, तो एक्सरे की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस फिलामेंट में जो करंट फ्लो हो रही है वो बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होगा मैंने आपको समझा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो फोटोन्स का नंबर बढ़ेगा, फोटोन्स का नंबर बढ़ेगा तो एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ेगी। दूसरा, कई बार कहते हैं कि एक्सरे की एनर्जी कितनी मिलेगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा उतनी ज्यादा एनर्जी का एक्सरे मिलेगा। तो हम जितनी ज्यादा ये वोल्टेज रखेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी और उतनी ज्यादा अपने को एनर्जी वाला एक्सरे मिलने वाला है। तो इसको कहते हैं एनर्जी कंट्रोल और पेनिट्रेशन पावर कंट्रोल, कि जितनी ज्यादा आप इसको यहाँ से एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी का एक्सरे यहाँ से निकलेगा। अभी इसकी बात करेंगे आगे चल के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सरे के लिए जो टारगेट मेटल हमने यूज किया है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। मस्ट हैव हाई एटॉमिक नंबर, उसका हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि एक्सरे जब निकलता है तो जो अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हाई एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो ट्रांजिशन उस एनर्जी गैप के बराबर आए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि इतनी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उससे ये मेल्ट ना हो जाए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू रिमूव हीट प्रोड्यूस, भाई यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको रिमूव करने के लिए इसकी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए। जनरली जो मेटल्स यूज किए जाते हैं वो ये दिए हुए हैं, प्लेटिनम, जनरली टंगस्टन और मॉलिब्डेनम यूज करते हैं। क्यों यूज किया जाता है, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं, हाई एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। एक्चुअली क्या होता है ना, जितनी एनर्जी यहाँ से आती है उस एनर्जी का ज्यादातर पार्ट लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में। सिर्फ 1 से 2% एनर्जी ही हमें यूजफुल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है।
only 1 to 2% of energy of electrons is received as एक्सरे। सिर्फ 1 से 2% एनर्जी ही एक्सरे के फॉर्म में रिसीव होती है, रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो ये अपना बेसिक सा सेटअप था कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है। आपके मॉड्यूल में भी ये लिखा हुआ होगा, मैं आपको स्लाइड्स भेज भी दूंगा, है ना। फिर ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई, इंटेंसिटी कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेशन पावर, वही जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ भी, आप अगर ध्यान से देखो तो, कि इंटेंसिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, पेनिट्रेशन पावर कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स कहाँ से आता है, फिलामेंट के टेम्परेचर से, है ना, और दैट इज कंट्रोल बाय फिलामेंट करंट। तो आप फिलामेंट करंट को बढ़ाओगे तो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्माइनिक एमिशन है ना। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि कितनी एक्सरे मिलेगी, एक्सरे की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी इज कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग फिलामेंट करंट। और दूसरा कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। तो एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस वोल्टेज को चेंज करके। आप ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वाला फोटोन मिलेगा, कम वोल्टेज लगाओगे तो कम पेनिट्रेटिंग पावर वाला फोटोन मिलेगा, है ना। तो ये बेसिक सी कहानी है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है पेनिट्रेटिंग पावर, और इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करती है, और वो वहाँ से फिलामेंट करंट पे डिपेंड करेगा, है ना। जो आपने पूछा रवि क्या ये हार्मफुल है, तो जनरली जो आप एक्सरे करवाने जाते हो बॉडी का, वहां पे सॉफ्ट एक्सरे यूज करते हैं, वो लो एनर्जी वाले होते हैं ना। लो एनर्जी वाले जो एक्सरे होते हैं, लो एनर्जी, ये सॉफ्ट एक्सरे होते हैं। मतलब इसकी वेवलेंथ लगभग लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है ना। इसको रेडियोलॉजी में यूज करते हैं, जहाँ जनरली जो आपका एक्सरे होता है। फिर भी थोड़ा बहुत लॉस तो इससे होता ही है, नेग्लिजिबल होता है एक्सपोजर से, पर थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। बट जनरली जो यूज किया जाता है वो लो एनर्जी वाले एक्सरे यूज किए जाते हैं, 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास उसकी रेंज होती है, जो रेडियोलॉजी में यूज होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सिंपल सी बात है, यहाँ तक से एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन भी नहीं आता है। लो सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन जानते हैं एक्सरे प्रोड्यूस क्यों हुआ, है ना। अभी तो ये मैकेनिज्म सीखा कि भाई मैकेनिकल सेटअप कैसा है, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन आए, उसने टक्कर मारी, उस टक्कर के कारण हमें यहाँ से एक्सरे मिले। अब ये जानेंगे मिले क्यों, व्हाई एक्सरेज वेयर प्रोड्यूस्ड। तो सुनो ध्यान से, एक्सरे के प्रोडक्शन के दो मैकेनिज्म हैं, या दो टाइप के एक्सरे हमें मिलते हैं। पहला अपन सीखेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस एक्सरे, और दूसरा अपन सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो दो टाइप के एक्सरे हम सीखेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों के कॉजेज डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक एक करके अपन यही सीखेंगे। पहला सीख रहे हैं हम कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पहले कहानी सुन लो फिर आगे चलेंगे, है ना। तो कहानी क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। तो कहानी ये है बेटा कि आपका जो ये एटम है, जो हैवी मेटल एटम है, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां से आपने एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भेजा। तो क्या होगा ना, इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, है ना? जो इलेक्ट्रॉन आपने भेजा है उस इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी अपने मेटल टारगेट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो मेटल टारगेट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो टक्कर होगी, तो इसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मतलब इसकी इस टक्कर में देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी का जो लॉस होता है वही हमें एक्सरे की फॉर्म में मिलता है। तो मैंने क्या कहा,
कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन collides with electrons of metal atom या metal target, and in this collision energy is lost, which is received in the form of X-ray. जो एक्सरे की फॉर्म में ये एनर्जी रिसीव हो जाती है, मतलब उसकी टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, कोलिजन की ड्यूरिंग एनर्जी का लॉस हुआ, और वही एनर्जी किसके फॉर्म में मिल गई? एक्सरे के फॉर्म में। मतलब जो लॉस ऑफ एनर्जी है ना, वही हमें एक्सरे की फॉर्म में मिल रहा है। अब जरा सोच के देखिए, ये लॉस कैसे कैसे हो सकता है? तो आप कहोगे ऐसा भी हो सकता है कि पूरी एनर्जी एक ही बार में लॉस हो गई। मानते हो? पूरी एनर्जी एक ही बार में लॉस हो गई, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एक्सरे आएगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला एक्सरे आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इफ ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट इन सिंगल कोलिजन, अगर उस इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी सिंगल कोलिजन में ही लॉस्ट हो गई, ऐसा हो सकता है ना, देन वी विल गेट मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे। अगर सारी एनर्जी एक ही बार में लॉस हो गई तो उससे जो एनर्जी का लॉस होगा वो मैक्सिमम है, और अगर एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है तो जो हमें एक्सरे मिलेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला एक्सरे मिलेगा, है ना? ठीक है, तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं? ये एनर्जी एक्सरे कितने एनर्जी के इक्वल होगी? तो जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या लिखेंगे? E इंटू वी, चार्ज इंटू एसिलेटिंग पोटेंशियल, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे। और एक्सरे क्या है? फोटोन। तो Hc अपॉन लैम्डा मिनिमम, क्योंकि मोस्ट एनर्जेटिक मतलब लैम्डा मिनिमम। तो यहां से जो मिनिमम वेवलेंथ हमें मिल सकती है वो क्या आती है? Hc अपॉन E इंटू वी। What is V? V is the accelerating potential difference. Accelerating पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट एक रिलेशन ये भी है जो मैंने लिख दिया कि सबसे मिनिमम वेवलेंथ क्या मिलती है, तो एच सी अपॉन ई वी, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ई वी इज इक्वल टू एच न्यू, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली है ना। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप लिख सकते हो बेटा कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12,400 अपॉन एनर्जी। ये एनर्जी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये लैम्डा किसमें है? एंगस्ट्रॉम में। फोटोन की एनर्जी के फॉर्मूले, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू मोस्ट एनर्जेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल टू मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन की एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस कोलिजन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी का लॉस एक बार में ही हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई? फोटोन की एनर्जी में। इसी वेवलेंथ को मिनिमम वेवलेंथ बोल देते हैं, या कई बार इसको कट ऑफ वेवलेंथ बोल देते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ, ये सबसे कम वेवलेंथ है, इससे कम की वेवलेंथ नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा की मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि एक ही टक्कर में एनर्जी का लॉस हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स में lose its complete energy in any number of collisions.
हो सकता है एक बार में, हो सकता है 2 बार में, हो सकता है 3 बार में, हो सकता है 4 बार में, हो सकता है 10 बार में, हो सकता है 100 बार में। तो कितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स में एनर्जी का लॉस हो सकता है, एंड वी विल गेट photons of corresponding energy loss। corresponding energy loss के बराबर का फोटोन हमें मिलेगा, and we will get photons of corresponding energy loss, that is we will get all the wavelengths greater than this minimum wavelength। जो मिनिमम वेवलेंथ है उससे ज्यादा की हर वेवलेंथ मिलेगी। तो आप सिंपली इसको कह सकते हो कि जो स्पेक्ट्रम आता है ना, ये जो ग्राफ आता है, ऐसा मान लो कि ये एक्सरे की इंटेंसिटी है और ये एक तरह से उसकी वेवलेंथ है। तो लैम्डा मिनिमम ये मिलता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है और इससे कम का हर एक्सरे मिलता है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बीच बीच वाले थोड़े ज्यादा मिलेंगे, बाकी दिस इज लैम्डा मिनिमम। इससे कम की वेवलेंथ नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा की हर वेवलेंथ मिलेगी। क्यों? वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम, और वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस एक्सरे की मिलेगी? जिसने पूरी एनर्जी एक ही बार में लॉस कर दी, मतलब लैम्डा मिनिमम। और इससे कम एनर्जी तो मिल ही सकती है, मतलब इससे ज्यादा वेवलेंथ मिल सकती है। दिस इज अबाउट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस एक्सरे का मैकेनिज्म क्या हुआ कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया, उसने मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर की और अपनी एनर्जी का लॉस किया। ये एनर्जी का लॉस हमें एक्सरे की फॉर्म में मिलता है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला एक्सरे वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक ही टक्कर में लूज कर दी। तो उसको बोलते हैं अपन कट ऑफ वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। और इससे ज्यादा की हर वेवलेंथ की एनर्जी मिलेगी या हर वेवलेंथ का फोटोन हमें मिलेगा, है ना। तो ये अपना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। किसी को कोई डाउट इसमें? मैथमेटिकली ये पेज इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा मिनिमम क्या होता है। सिंपल याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन। दोनों की एनर्जी को इक्वेट कर देंगे। अगर वो एनर्जी हमें ईवी में दिया हुआ तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में सीधा निकाल सकते हैं, फोटोन के लिए निकालते हैं। अदरवाइज अगर कभी जनरल रिलेशन पूछा गया तो ये बता देंगे। एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ वोल्टेज पे। वोल्टेज बढ़ाओगे ये लैम्डा मिनिमम कम होता जाएगा। ये लैम्डा मिनिमम किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड्स ओनली ऑन वोल्टेज। सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करता है। क्या ये टारगेट मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा? क्या ये टारगेट मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा लैम्डा मिनिमम? क्या लैम्डा मिनिमम टारगेट मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा? जल्दी, तुम लोग सुन रहे हो ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं? क्या ये लैम्डा मिनिमम टारगेट मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? कहाँ इसमें तुम्हें टारगेट मेटल की टर्म दिख रही है? HCEV कोई टर्म ही नहीं है, नहीं करता डिपेंड। ये तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। डज नॉट डिपेंड ऑन टारगेट मेटल। डज नॉट डिपेंड ऑन टारगेट मेटल। टारगेट मेटल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए। तो ये तो अपना हो गया कंटिन्यूअस एक्सरे। नेक्स्ट आता है अपना इसमें
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब ये क्या होता है पहले जानते हैं, पहले क्या ऑब्जर्व हुआ और हमने क्यों इसको के बारे में बताया, ये जानते हैं। भाई एक्सरे का जो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम था वो बिल्कुल ऐसा आना चाहिए था थ्योरेटिकली, जैसा मैंने पीछे बताया था। ये रफ ग्राफ है, रफली ऐसा ही ग्राफ है। बट जब एक्सपेरिमेंटली ये बताया, ड्रॉ किया गया ना, तो इस ग्राफ में कुछ जगहों पे पीक आई है ना। ये तो अपना लेमडा मिनिमम था और ये कुछ लेमडा 1 था, ये कुछ लेमडा 2 था। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इस एक्सरे स्पेक्ट्रम में कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ्स के लिए इंटेंसिटी की पीक आ रही थी, है ना। क्या देखा गया? Experimentally, it was found that there was intensity peaks for some wavelengths. कुछ वेवलेंथ्स के लिए इंटेंसिटी की पीक थी। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट देयर वाज इंटेंसिटी पीक्स फॉर सम वेवलेंथ। और तो और on changing voltage लैम्डा मिनिमम तो चेंज हो गया, बट these lambda 1 and lambda 2 remained unchanged. वोल्टेज को चेंज किया तो लैम्डा मिनिमम तो चेंज हुआ, लेकिन लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज नहीं हुआ। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है? जिनके लिए पीक मिल रही है, कि वोल्टेज चेंज करने पे भी इन्हीं के लिए पीक मिल रही थी, है ना, एक पार्टिकुलर मेटल एटम के लिए। बट lambda 1 and lambda 2 changed when we changed target metal. अगर हमने टारगेट मेटल चेंज किया तो lambda 1 lambda 2 चेंज हुआ। क्या क्या सीखा हमने कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि कुछ इंटेंसिटी के लिए पीक्स थी, है ना, कुछ वेवलेंथ के लिए पीक थी। फिर दूसरी चीज क्या देखी गई कि हमने जब वोल्टेज चेंज किया तो लैम्डा मिनिमम तो चेंज हुआ, लेकिन ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज नहीं हुए। और तीसरी चीज, अगर हमने टारगेट मेटल चेंज किया तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 चेंज हुए। तो इसका मतलब ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 कहीं ना कहीं से किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टारगेट मेटल पे। ये बात समझ में आती है? इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर टारगेट मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अरे बोलो भाई, यस नो कुछ बोलो, ऐसे मतलब चुपचाप रहोगे यस तो सर। मैं। ऐसे मत करो यार, मतलब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता है ना। लाइव पढ़ाने का मतलब होता है इंटरेक्शन होता है, ठीक है। चलो, अब ये क्यों हुआ ये समझते हैं। पिछले वाले का रीजन तो समझ लिया कि पिछले वाले में क्या हुआ था, टक्कर हो रही थी। इसमें भी टक्कर ही होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, कैसा हुआ क्यों, कि आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जो मेटल एटम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, उसने इसको टक्कर मारी। इसको टक्कर मार सकता है, इसको, किसी को भी टक्कर मार सकता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने मेटल एटम के को टक्कर मारी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, कितनी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की, तो उसको टक्कर मारी और उस टक्कर मारने में इस मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को कोलिजन में इतनी एनर्जी मिल गई कि वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो गई, वो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया।
ऐसा हो सकता है ना कि कोलिजन में आपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यस को सर। इतनी एनर्जी दे दी कि उसके आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर उसको एनर्जी मिल गई, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो यही होता है। तो क्या होता है कि आपने उसको टक्कर मारी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब यहाँ एक खाली जगह बन गई, वैकेंसी आ गई। अब क्या होगा? क्या ये वैकेंसी रह सकती है? नहीं। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। मान लो ये कोई एटम था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई उसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस शेल में, 3 3 6 1 7 8 कर दो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या ये वैकेंसी रह सकती है? नहीं। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, है ना। और ये जो ट्रांजिशन होता है ना, तो अपन जानते हैं कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी गैप के बराबर का फोटोन रिलीज करता है। ये बात अपन जानते हैं कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है, मान लो ये 4 3 2 1, तो ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन एटम, कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पार्टिकुलर एटम। भाई हाइड्रोजन की कुछ होती है, हीलियम की कुछ और होती है, लिथियम की कुछ और होती है, सोडियम की कुछ और होगी, पोटेशियम की कुछ और होगी, कैल्शियम की कुछ और होगी। हर एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी गैप होते हैं, है ना। किसी भी दो ऑर्बिटल्स के बीच के जो एनर्जी गैप होते हैं या दो शेल के बीच के जो गैप होते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? एक्चुअली में उनके एटॉमिक नंबर पे, मतलब उस एटम की प्रॉपर्टीज पे। तो ये एनर्जी गैप क्योंकि एक मेटल के लिए या एक एटम के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए ये अनचेंज था। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का मैकेनिज्म क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन आया, उसने फोटोन को, उसने एक अंदर के इलेक्ट्रॉन को हिट किया, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसकी जो एनर्जी थी, सॉरी उसकी जो जगह थी वो खाली है। अब उस जगह को खाली करने के लिए, उस जगह खाली जगह को फिल करने के लिए बाहर से या हायर एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण उस एनर्जी गैप के बराबर का हमें फोटोन मिलता है। ये एनर्जी गैप एक पार्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है और इसीलिए कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। तो यही बात मैं लिखने वाला हूँ, ये इसका मैकेनिज्म है कि द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन may strike out an inertial electron, an inertial electron from the metal atom. The high energy electron may strike out an inertial electron from the metal atom, creating a vacancy. Creating a vacancy. To fill this vacancy, to fill this vacancy, electrons from outer shells make transition and photons equal to gap of energy, photons of energy मतलब है ना, photons of energy equal to gap of energy is released. This energy gap is characteristic to a particular element, particular element, and hence it is called
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये बात समझ में आई? ये इसकी थ्योरी थी, फिर इस पे बेस्ड जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो सीखेंगे। ये क्या हुआ, समझ में आया? यस सर। और इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहा, ये भी समझ में आया? यस सर। ठीक है, रवि ने अकेले मोर्चा संभाल रखा है यस सर बोलने का। ठीक है, चलो गुड। हाँ हाँ समझ गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हमें इसी ट्रांजिशन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, वही फोटोन की एनर्जी होगी, है ना। तो इसको एक्चुअली मोजले ने दिया, मोजले ने कहा था, और इसी से आपने कभी अगर केमिस्ट्री में आपको याद हो, जो आपने पीरियोडिक टेबल सीखा होगा, तो पहले आपको ध्यान हो तो पहले जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते थे वो मास नंबर के अकॉर्डिंग करते थे, बट बाद में उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया था, वो मोजले ने ही कहा था। तो यहाँ से यस अपना मोजलेज लॉ आता है, मोजलेज लॉ। तो मोजलेज लॉ कहता है कि ये जो आता है ना, रूट न्यू इज इक्वल टू रूट ए इंटू जेड माइनस बी। कुछ जगहों पे ये ए भी लिखा मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है वो, एक्चुअली इसको रूट ए ही लिखना चाहिए। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ना, इनके बारे में भी सीखेंगे क्या होता है। ठीक, सबसे पहले तो इस मोजले लॉ को यूज करने और इसके सीखने से पहले हमें एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, नोमेनक्लेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नोमेनक्लेचर। सुनना ध्यान से, अगर वैकेंसी के शेल में बनती है, अगर वैकेंसी कहां बनती है, के शेल में, या हो सकता है वैकेंसी एल शेल में बने, है ना, आगे भी हो सकता है, जनरली इसी दो से काम चल जाता है। अगर वो वैकेंसी के शेल में बन रही है या वैकेंसी एल शेल में बन रही है, तो के शेल वाले को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आ सकता है, एल से के आ सकता है, एम से के आ सकता है, एन से के आ सकता है। ये के, ये एल, ये एम, ये एन, ये के, ये एल, ये एम, ये एन। अगर वैकेंसी एल में है तो इसको फिल करने के लिए भी एम से आ सकता है और एन से भी आ सकता है। ये n इक्वल टू 1 होता है, ये n इक्वल टू 2 होता है, ये n इक्वल टू 3 होता है, ये n इक्वल टू 4 होता है। सिमिलरली ये भी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, है ना। तो अगर के शेल में वैकेंसी बनी है तो उसको फिल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। इसके हिसाब से जो इसका नाम है, दैट इज के अल्फा, इट इज के बीटा, इट इज के गामा। और अगर एल शेल में वैकेंसी है तो इसका नाम एल अल्फा, इसका नाम एल बीटा। जनरली इतने से ही काम चल जाता है। तो ये एक्सरे का नाम इसी तरीके से दिया जाता है। तो के अल्फा एक्सरे मतलब कहाँ से कहाँ का ट्रांजिशन, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन। के बीटा मतलब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन। के का मतलब के में आना है, अगर एल में आया तो एल अल्फा मतलब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन। एल बीटा इज इक्वल टू n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन। ये कब मिलेगा पहला वाला, व्हेन वैकेंसी इज इन
व्हेन वैकेंसी इज इन के शेल, ये कब मिलेगा? व्हेन वैकेंसी इज इन एल शेल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के नाम है। क्या आपको लिखा होगा के अल्फा एक्सरे, तो के अल्फा एक्सरे होने का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि के अल्फा का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये एनर्जी गैप आप जानते हो कि के अल्फा का गैप सबसे कम है वो एनर्जी वाइज, के बीटा का गैप उससे ज्यादा है, के गामा का गैप सबसे ज्यादा है ना। एल अल्फा का गैप के अल्फा से कम होगा, है ना। ये बातें अपन जानते हैं ना। तो देखिए ध्यान से, इस पे बेस्ड कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लेंगे, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी इसके एग्जाम में, याद रखना। मान लो ये इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा दे रखा है और आपसे ऐसी एक दो पीक बना के दे रखी है और आपसे ये कह रखा है कि ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा मिनिमम तो है ही, और पूछा है कि इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रिप्रेजेंट के अल्फा एंड के बीटा वेवलेंथ्स, है ना। तो बताओ लैम्डा 1 कौन सा होगा और लैम्डा 2 कौन सा होगा। मतलब के अल्फा लैम्डा 1 को दिखाएगा कि किसको दिखाएगा, लैम्डा 1 वाला के अल्फा होगा या लैम्डा 2 वाला के अल्फा होगा। अगर ये ग्राफ सामने ऐसा दे रखा हो और कह रखा हो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 के अल्फा और के बीटा के लिए मे रिप्रेजेंट के अल्फा और के बीटा, ऐसा लिख लो लैंग्वेज। इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 मे रिप्रेजेंट के अल्फा और के बीटा, तो कौन सा किसके लिए होगा। तो बड़ा आसान है देखना। तो आप सोच के देखिए, लैम्डा 1 की वैल्यू आपको डायग्राम से दिख रही है, लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2। इसका मतलब एनर्जी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2, इसकी एनर्जी ज्यादा है। और बेटा अल्फा और बीटा में, के अल्फा और के बीटा में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, बीटा की। ये अपन जानते हैं कि के बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी के अल्फा से, के बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी के अल्फा से, क्योंकि बीटा है 3 से 2 वाला 1 वाला ट्रांजिशन और अल्फा है 2 से 1 वाला ट्रांजिशन। तो के बीटा की एनर्जी के अल्फा से ज्यादा होती है और मुझे यहाँ से ग्राफ से दिख रहा है कि 1 की एनर्जी 2 से ज्यादा है। इसका मतलब लैम्डा 1 वाला के बीटा है, लैम्डा 2 वाला के अल्फा है। ये पक्की सी बात है। ठीक, बोलो भाई। यस सर। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा, इसी ग्राफ में आपसे ऐसा कह दे, सेम यही ग्राफ है ऐसा ही, ये वापस अपना लैम्डा 1 और ये वापस अपना लैम्डा 2। आपसे कहा जाए इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 may represent के अल्फा और एल अल्फा। अब ये के अल्फा या एल अल्फा में से बता सकते हैं, तो फिर से वही बताना है लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 2 क्या है। फिर वही कहानी है, के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होती है, एल अल्फा की एनर्जी कम होती है, क्योंकि के अल्फा है 2 से 1 का ट्रांजिशन, एल अल्फा है 3 से 2 का ट्रांजिशन। जैसे जैसे ऊपर जाता है एनर्जी गैप कम होते जाते हैं। तो यहां से हमें वापस दिख रहा है कि लैम्डा 1 की वेवलेंथ कम है लैम्डा 2 से, तो एनर्जी 1 ज्यादा है एनर्जी 2 से। और हम जानते हैं कि के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होती है एल अल्फा से। इसका मतलब यहाँ पे जो लैम्डा 1 वाला होगा वो के अल्फा को दिखाएगा और जो लैम्डा 2 वाला होगा वो एल अल्फा को दिखाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है कि किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कि या तो अल्फा वाला सेम होगा के डिफरेंट होगा, या के सेम होगा अल्फा बीटा डिफरेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अब वापस अपन इस मोजले लॉ पे आ जाते हैं। मोजले लॉ क्या था, ये वाला, रूट न्यू इज इक्वल टू रूट ए जेड माइनस बी।
तो मोजले लॉ ने आपको बताया कि रूट न्यू इज इक्वल टू जेड, सॉरी रूट ए इंटू, क्या लिख रहा हूं मैं, रूट ए जेड माइनस बी। अभी जो बी होता है ना, बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और b इक्वल टू 1 होता है के अल्फा एक्सरे के लिए, इसी का ध्यान रखना है। के बीटा के लिए इसकी वैल्यू कुछ 7.4 के लगभग आती है, b की वैल्यू। वो काम भी नहीं आता है, कभी दिया तो पूछा होगा, मतलब कोई पूछा तो दे रखे होंगे, वो डेटा याद नहीं रखना, बट कि ये डेटा याद रखना है कि के अल्फा एक्सरे के लिए b1 है। कहां से आया जरा सोच के देखो, ये के अल्फा का मतलब के शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है और 2 से 1 का ट्रांजिशन होने वाला है। तो ये अपना न्यूक्लियस है ना, इस पे चार्ज कितना है प्लस Ze, और यहाँ पे एक वैकेंसी है और ऊपर से ट्रांजिशन होने वाला है। आपको Z इफेक्टिव याद है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में सीखते हैं, वही चीज है। yes sir, मैं अगर रिडबर्ग वाले फॉर्मूले से लिखूं कि के अल्फा के लिए आप वेवलेंथ क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हो फॉर के अल्फा ट्रांजिशन, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखते हो, मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। बस एटॉमिक में आपने कहा था कि सर वहां तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सीखते हैं, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए z की जगह z-1 ले सकते हैं, z इफेक्टिव ले सकते हैं। तो आप लिखोगे कि सर 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर z-1 स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर। ये z-1 क्यों किया, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां 2 से 1 ट्रांजिशन कर रहा होगा, तो इसको अंदर का चार्ज ये तो दिखेगा ही, साथ साथ ये भी दिखेगा, है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उसको स्क्रीन कर रहा होगा। तो जो z इफेक्टिव आएगा दैट विल बी z-1। मानते हैं सब लोग, जानते हो ना, yes sir, z इफेक्टिव क्या आ जाएगा z-1। तो ये वही कांस्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर रहा होता है। तो यहां से अपने पास आ रहा है r इज इक्वल टू z-1 का स्क्वायर 1-1/4 दैट इज 3/4। 1 बाय लेमडा को अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखूं तो आप जानते हो लेमडा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लेमडा न्यू होता है। तो 1 बाय लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू बाय सी, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो न्यू बाय सी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आएगी 3rc/4 इंटू z-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो रूट न्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट 3rc/4 इंटू z-1 का स्क्वायर। इसको मैं अगर मोसले लॉ से कंपेयर करूं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि के अल्फा एक्सरे के लिए, किसके लिए, के अल्फा के लिए बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू है √3rc/4। कितनी है, मतलब रूट ए की वैल्यू है √3rc/4। तो ये वैल्यू हर ट्रांजिशन के लिए डिफरेंट होगी, ये भी डिफरेंट होगी। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो के अल्फा के लिए ही आता है, तो अपन वहां से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मोजले लॉ पे बेस्ड कई बार आपको ये कांस्टेंट्स पूछ लेंगे, ये आपने को पता होना चाहिए। अच्छा, मोजले लॉ में ना आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको प्लॉट करूं, सीखते भी हैं कई बार केमिस्ट्री में, तो ये कितना है √AZ-B, जिसको अगर मैं ओपन करूं तो √A इंटू Z-AB। अगर मैं प्लॉट करूं रूट न्यू वर्सेस Z एटॉमिक नंबर के साथ, है ना, तो ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी बन गया, जिसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो ये ऐसा बनेगा कुछ, है ना, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट।
और ये जो थीटा है ये tan थीटा इक्वल टू रूट ए बचेगा, है ना। और इसका जो ये इंटरसेप्ट है इधर जाके ये माइनस ए बी बचेगा, रूट ए बी ऐसा करके, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब मोजले लॉ के अकॉर्डिंग इसके बीच का जो प्लॉट आएगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड के बीच का, वो स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा, है ना। एक टाइप का क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपसे और पूछ सकते हैं, वो कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसके अंदर दिया होता है, मान लो मैं एक जनरल सा डेटा ले रहा हूँ कि फॉर z इक्वल टू से 80 ले लेते हैं, फॉर z इक्वल टू 80 नहीं लेते हैं, 80 में मज़ा नहीं आएगा, फॉर z इक्वल टू 81, lambda इक्वल टू मान लो 10 एंगस्ट्रॉम एंड फाइंड lambda for z इक्वल टू 61 और lambda is for k अल्फा एक्सरे, k अल्फा एक्सरे के लिए lambda दिया हुआ है। तो आपसे कहा गया है कि अगर आपको ये पता है कि 81 के लिए lambda 10 एंगस्ट्रॉम है, तो 61 वाले एलिमेंट के लिए k अल्फा का lambda क्या होगा। तो सिंपल इसको मोजले लॉ से लिखेंगे कि मोजले लॉ क्या कहता है, k एक्सरे k अल्फा एक्सरे के लिए अपन ये रिलेशन जानते हैं z माइनस बी, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिखूं lambda 1 अपॉन lambda 2, तो रूट ए से रूट ए कैंसिल होगा और ये बचेगा z माइनस 1 अपॉन z1 माइनस 1 अपॉन z2 माइनस 1, है ना। इस रेशियो में आने वाला है। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो मतलब वेवलेंथ का इनवर्स रेशियो, तो lambda 2 अपॉन lambda 1 इज इक्वल टू z1 कितना है 81, तो ये 80 हो गया, z2 कितना है 61, तो ये 60 हो गया, है ना। z1 अपॉन z2, तो 81 अपॉन 61, तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से lambda 2 अपॉन lambda 1 इज इक्वल टू स्क्वायर कर लो 64 अपॉन 36, तो यहाँ से lambda 2 की वैल्यू आ रही है 64 अपॉन 36 इंटू 10। तो इस टाइप के सवाल भी आपसे कई बार पूछ सकते हैं। ध्यान रखना होता है कि इसमें रेशियो जब लेते हैं तो a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z की टर्म और b की टर्म बचेगी, तो b माइनस 1 करना होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को तो पूछ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक न्यूमेरिकल देखो, अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएंगे, तो न्यूमेरिकली अभी तक दो चीजें काम की हैं। न्यूमेरिकली आप देखो तो अभी तक दो चीजें अपन ने सीखी हैं। एक सीखी है अपन ने न्यूमेरिकल इस वाले पार्ट में, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, और एक अपन ने ये मोजले लॉ सीखा, फिर उसके कुछ डेरिवेशन सीखे कि ए और बी कैसे निकालते हैं, ये मोजले लॉ वाला पार्ट है, तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, है ना। तो ये अपने को आना चाहिए। So this was about characteristic X-ray and continuous X-ray, ठीक है। फिर एक्सरे में एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, वो वैसे तो कम पूछी जाती हैं बट मेंस में ना पूछ सकते हैं। वो है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। डिफ्रैक्शन आप ऑलरेडी जानते हो ना, फिर एपर्चर का साइज वेवलेंथ की साइज के ऑर्डर का होता है, तो उसका डिफ्रैक्शन हो सकता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स के बीच जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है, द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन द क्रिस्टल, वो जो रहती है वो एक्सरे के वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रिस्टल्स के थ्रू एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो सकता है। ब्रेग्स लॉ के नाम से जाना जाता है इसको। तो ब्रेग ने कहा था कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे होता है वो इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना। एक्सरे के डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन होगी किसी भी क्रिस्टल के थ्रू, वो इसको सेटिस्फाई करेगी, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर व्हाट इज d, d क्रिस्टल के जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। थीटा ये ब्रेग्स एंगल या जितने एंगल पे सरफेस के साथ इंसिडेंस है, ग्लांसिंग एंगल जिसको बोलते थे अपन ऑप्टिक्स में,
और ये n तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ये ब्रेग्स लॉ इस फॉर्म में ज्यादातर अपने काम आता भी नहीं। काम किस फॉर्म में आता है देखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ का डिफ्रैक्शन हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताइए एक पार्टिकुलर क्रिस्टल की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग दे रखी है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी डिफ्लेक्टेड। तो आप सोच के देखिए, लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन थीटा मैक्सिमम और एन की वैल्यू मिनिमम। भाई लेमडा का फॉर्मूला ऊपर से देखेंगे तो ये बचेगा 2d साइन थीटा अपॉन एन। तो मैं अगर चाहता हूं कि लेमडा मैक्सिमम रखना है तो एन मिनिमम और साइन थीटा मैक्सिमम, तो जो लेमडा मैक्सिमम आता है वो 2d आता है, where d is the interatomic gap. So it is the maximum wavelength that can be diffracted by crystal. मतलब अगर लेमडा की वैल्यू 2d से ज्यादा हुई तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है एक्सरे का। कई बार इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि एक पार्टिकुलर क्रिस्टल है जिसकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग मान लो 2 एंगस्ट्रॉम है, कि we have a crystal with interatomic spacing equal to 2 angstrom, find the maximum wavelength of the X-ray that can be diffracted by this crystal। आंसर है 4 angstrom। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेंगे, तो जिसको ये इंफॉर्मेशन पता है वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। यस सर। और फिर एक लास्ट चीज है एक्सरे के अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, ये एक्सरे के लिए भी सही है या इन जनरल ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का एब्जॉर्प्शन। ये कोई प्लेट है या कोई भी मीडियम है जिसका थिकनेस दे रखा है आपको, मान लीजिए टी, ना, टी इज द थिकनेस, और इसका एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट होता है, एक एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, वो मान लीजिए म्यू है। म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं है, म्यू क्या है, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट। यहां से एक ईएम वेव आई जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो जब वो बाहर जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये बतानी होती है ना, कि टी थिकनेस की एक प्लेट है, उसमें आई नॉट इंटेंसिटी से कोई ईएम वेव या एक्सरे आया, तो जब वो बाहर जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अगर उसका एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है तो। ठीक है। इसकी सिंपल सी कहानी होती है कि ये जो डी आई होता है ना, डी आई मतलब जितना एब्जॉर्ब हुआ, चेंज इन आई, ये कह लो तो माइनस डी आई एक्चुअली में, इट इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या मैं इसको कांस्टेंट्स की टर्म में लिख दूं, एक मिनट, ये डी आई अपॉन डी एक्स, डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, तो ये नेट बनता है अपना डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू डी एक्स, इस फॉर्म का बनता है, वेयर एक्स इज द थिकनेस, छोटी सी थिकनेस, उसको टी के टर्म में ला सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाता है, ये बनता है एल एन आई, आई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आई नॉट से आई तक, माइनस साइन के साथ, इज इक्वल टू म्यू टी, एक्स की लिमिट टी। तो यहाँ से ही बनता है, आप एक मिनट, माइनस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डी आई अपॉन डी एक्स कितना वो एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ से बनता है एल एन आई अपॉन माइनस, एक मिनट क्या कर रहा हूँ, ये सही तो था, कम हो रहा है ना। तो क्या बन रहा है, एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू टी हो गया। तो आई को आप क्या लिख सकते हो, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी। सब बेकार की बातें हैं, काम की बात है, ये रिलेशन याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल डीके होता है, कि आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी, है ना। आई नॉट क्या है, कितनी इंटेंसिटी थी, म्यू क्या है, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट,
टी क्या है, इसकी थिकनेस। यहाँ माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि डी आई नेगेटिव है तो मैंने उसको पॉजिटिव किया है। डी आई कम हो रहा है ना, तो डी आई नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस का साइन लगाया है। एक्सपोनेंशियल डिके होता है इंटेंसिटी में, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू टी। टी थिकनेस से पास होगा तो इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी। इस पे बेस्ड कई बार एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे जो आपको आता भी है। आपसे कहेंगे फाइंड द थिकनेस, find the thickness after which intensity will become half। कितनी थिकनेस के बाद इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का फंक्शन ये रहा, वही हाफ लाइफ वाली चीज आएगी, माइनस म्यू टी। इसको आई नॉट बाई 2 कर दीजिए, इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी। इधर से इधर जाएगा, ये बचेगा ई रेज टू पावर म्यू टी इज इक्वल टू 2। तो म्यू टी इज इक्वल टू ln2। So thickness is equal to ln2 upon mu। ये वो थिकनेस है, टी से थिकनेस लिखा है, इसको x भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा है। जैसे वहां होता था ना हाफ लाइफ ln2 अपॉन लेमडा, वैसे यहाँ पे थिकनेस की टर्म में इसको लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरे। एक्सरे का टॉपिक अपना यहीं पे फिनिश होता है, इतना ही है। मोस्टली सबसे दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है एक्सरे में, वो है कंटिन्यूस एक्सरे में मिनिमम वेवलेंथ, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर मोजले लॉ वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो अपन आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।